हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आप रीड कर लेना। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी सही। उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अबुल फजल मुख्यतः किसका दरबारी इतिहासकार था? तो ये था अकबर का। ठीक है, नेक्स्ट है, पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं? तो पोलज भूमि का मतलब है जिसमें हर वर्ष खेती होती हो। ठीक है, उसके बाद मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल राजा ने की थी? तो ये की थी अकबर ने। उसके बाद आयन अकबरी का तृतीय भाग मुल्क आबादी किससे संबंधित है? तो प्रांतों के वित्तीय मामलों से। ठीक है, उसके बाद आयन अकबरी के पहले खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो वो किया हेनरी ब्लॉकमेल ने। ठीक, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। रिक्त स्थान क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुजरात में समृद्ध किसान के पास एकड़ भूमि होती थी। कितनी एकड़? तो 6 एकड़। उसके बाद चावल की खेती के लिए प्रति वर्ष 40 इंच से अधिक वर्षा की आवश्यकता थी। तो इसका आंसर आएगा अधिक। उसके बाद जहांगीर की ने प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। तो तंबाकू के प्रयोग पर। उसके बाद मल्लाह जादाओं का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है नाविक का पुत्र। उसके बाद बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा कहलाता था। तो वो कहलाता था मवाश। तो इस तरीके से रिक्त स्थान भी कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं, एक शब्द तथा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? जो खेतीहर समाज था उसकी बुनियादी इकाई तो वो थी गांव। ठीक है, जो कि आज भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? तो किसान को आमतौर पर रैयत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जिन्स ए कामिल का प्रयोग किसके लिए होता था? तो सर्वोत्तम फसलों के लिए। ये जो शब्द है वो सर्वोत्तम फसल जो थी उनके लिए प्रयोग किया जाता था, जीनस ए कामिल। ठीक है, उसके बाद मुकद्दम या मंडल कौन होता था? तो पंचायत का मुखिया। पंचायत का जो मुखिया होता था या पंचायत का प्रमुख या पंचायत का सरदार, इसे भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर छोटा गणराज्य किसे कहा गया? तो भारत के गांव को, भारतीय गांव को। तो ये हो चुके हमारे एक वाक्य में आंसर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। सत्य असत्य। दिल्ली प्रांत में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य। उसके बाद परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। ठीक है, सेकंड का सत्य। थर्ड, पेशकश मुगल राज्य के द्वारा दी जाने वाली एक भेंट थी। तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद लाख 20वीं सदी में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। ठीक है, असत्य नहीं, सत्य आएगा। उसके बाद जमीन की मुख्यतः 2 किस्में होती थी। तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य। तो सत्य सत्य कंप्लीट होते हैं। सही जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है मिल्कियत। तो मिल्कियत का मतलब है व्यक्तिगत जमीन। ठीक है, पहला। उसके बाद दीवान, दीवान का मतलब होता है वित्तीय व्यवस्था। उसके बाद आता है चाचर, तो भूमि का ये एक प्रकार था। ठीक है, उसके बाद सिजदा, सिजदा का मतलब था दंडवत लेना, यानी कि प्रणाम करना। अबुल फजल, तो अबुल फजल ने क्या लिखी? आयने अकबरी। हासिल, तो हासिल का काम क्या था? जमा एवं वसूली रकम। तो ये आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने 2 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक है, इनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जजमानी व्यवस्था को समझाइए। और सेकंड क्वेश्चन है, खुद कास्त और पाही कास्त किन्हें कहा जाता था? तो दोनों के आंसर को एक साथ देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नारी, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिनके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो रोज का भत्ता देते थे या खाने के लिए नकदी यानी कि फसल दे देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते हैं। तो जजमानी व्यवस्था क्या है? जो भी दस्तकार हुए, जो भी ग्रामीण लोहार, बढ़ई, वो जो भी सेवाएं गाँव को देते थे, तो गाँव के लोग उसके बदले उनको जो भी चीज़ें देते थे उसको जजमानी कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन था, 2 किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। एक होते थे खुद कास्त और दूसरे होते थे पाही कास्त। खुद कास्त नाम से स्पष्ट है जिनकी खुद की जमीन होती थी। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गाँव में रहते थे जिनकी उनकी जमीन थी। ठीक है, तो उनको बोलते थे खुद कास्त। और दूसरे होते हैं पाही कास्त, वे खेतीहर थे जो दूसरे गाँव से ठेके पर एक खेती करने आते थे। ये दूसरे गाँव में रहते थे और दूसरे गाँव में
से अन्य दूसरे गांव में खेती करने के लिए जाते थे। सिंपल वर्ड में खुद कास्ट तो वे लोग होते थे जिनकी खुद की ज़मीन होती थी, और पाई कास्ट तो वे लोग होते थे जो दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे। ठीक है, सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, जिस एक कामिल में कौन कौन सी फसलें शामिल की गई थी, साथ ही सराफ किन्हें कहा जाता था। तो 3 और 4 दोनों का आंसर एक साथ देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्स ई कामिल, जिसका मतलब होता है सर्वोत्तम यानी कि उत्तम फसलें, उसमें कपास गन्ना जैसी फसलों को शामिल किया गया। कपास जो है वो मध्य भारत और दक्कन के पठार में फैली हुई थी, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए प्रसिद्ध था। इस तरह की नकदी फसलों के विभिन्न प्रकार के तिलहन हुए, उदाहरण के लिए सरसों और मसूर भी इनको शामिल किया गया था इन जिन्स ई कामिल यानी कि सर्वोत्तम फसलों में। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा। 4 का आंसर है, मुद्रा की फेरबदल करने वाले को सराफ कहते हैं। ठीक है, जो मुद्रा को बदलते हैं उसकी फेरबदल करते हैं। एक बैंकर की तरह सराफ क्या करता है, हवाला भुगतान करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। ठीक है, तो एक तरीके से मुद्रा के बारे में, जो मुद्रा की लेन देन, मुद्रा की फेरबदल करता था, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, ये सब डिसाइड करने वाले को सराफ कहते थे। ठीक है, ये एक बैंकर की तरह होता था। तो ये 4th क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। क्रमांक 5 है हमारा, अमील गुजार कौन थे, उसके साथ साथ मौसम के अनुसार मुख्यतः कौन कौन सी फसलें होती थी। प्रश्न क्रमांक 5 और 6 का आंसर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अमल गुजार अकबर के समय के अधिकारी होते थे। उनका कार्य भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था। ठीक है, तो ये 5वें का छठा था, जो कि मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, और इसके आधार पर एक खरीफ की फसल और दूसरी रबी की फसल, यानी कि पतझड़ में खरीफ की और वसंत में रबी की, इस तरीके से 2 आधार में वर्गीकृत किया गया था। तो ये छठे का, तो 5वें 6ठे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 8, जमींदार की बढ़ी हुई हैसियत के क्या कारण थे। साथ ही प्रश्न क्रमांक 7 भी मुगल कालीन ग्रामीण समुदाय एक के 3 घटक थे, कौन से थे। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। 7 और तो देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8, ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे। सबसे पहले खेतीहर किसान, फिर पंचायत और फिर गांव का मुखिया यानी कि मुकद्दम या मंडल। ठीक है, तो ये हो गया 7 का आंसर। अब 8 का आंसर देखो, जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे का एक कारण था जाति, और दूसरा कारण यह था कि वे लोग को कुछ खास किस्म की सेवाएं यानी कि खिदमत देते थे, जिसके कारण उनकी हैसियत ज़्यादा थी। किनकी, जमींदारों की। किनकी नज़रों में, किसानों की नज़रों में। ठीक, तो ये हो गए खेतीहर के किसान और जमींदारों की बढ़ती हुई हैसियत वाला आंसर 8, 7 और 8 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 9, अमीन का मुख्य कार्य समझाइए और दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से कार्य आते हैं। तो 9 और 10 के आंसर को देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है, अमीन का क्या कार्य था। देखो, तो अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये एक मुलाजिम था और इसका काम था नियम और कानूनों का पालन हो रहा है नहीं, इसकी देखरेख करना। उसके बाद ये तो हो गया प्रश्न क्रमांक 9। 10 जो हमारा है, दस्तकारी व्यवस्था के कार्य। ठीक है, तो मसलन रंगेरजी करना, कपड़े पर छपाई करना, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना, ये थे दस्तकारी के कार्य। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट, इसका और इसका। चलिए क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 12, मुगलकालीन जजमानी प्रथा को समझाइए। तो देखिए, इसका आंसर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में दे दिया था, तो वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13, मुकदम या मंडल का क्या कार्य होता था। साथ में जाति पंचायतें समाज पर किस प्रकार नियंत्रण रखती थी। तो 13 और 14 को एक साथ देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकदम या मंडल कहते थे। गांव के आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम होता था, यानी कि मंडल का यही मुख्य काम होता था। तो ये होगा 13। अब 14 का, ग्राम पंचायत के अलावा हर गांव में या प्रत्येक गांव में गांव जाति की अपनी पंचायत होती थी।
समाज में ये पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े भी सुलझाती थी। तो ये 13 और 14 का आंसर स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15। 19वीं सदी में आए विदेशियों ने भारत के गांवों को छोटा गणराज्य क्यों कहा? उसके साथ ही प्रश्न क्रमांक 16 है 16वीं सदी में राज्य द्वारा जंगलों में घुसपैठ के 2 कारण लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 16वीं और 17वीं सदी में राज्य द्वारा जंगलों में घुसपैठ के 2 कारण। तो पहला कारण था उनका शिकार अभियान और दूसरा थे जंगल के उत्पादन, जैसे मधुमेह, शहद, मधुमोहम और उसके बाद लोक की बहुत मांग थी। ठीक है, तो ये हो गया उसका आंसर। 16 का भी स्क्रीनशॉट और 15 का भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 17। आयन अकबरी के अनुसार कृषि भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? और प्रश्न क्रमांक 18 है मुगल काल में किसानों द्वारा प्रयोग की गई कोई 2 सिंचाई तकनीकों के बारे में बताइए। तो देखते हैं इसके आंसर को भी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, अकबर ने बारंबारता के आधार पर भूमि 4 प्रकार की होती है। वर्गीकृत भूमि 4 प्रकार की होती है। पोलज, इसमें 1 वर्ष में 2 फसलें होती थी। ठीक है, उसके बाद परती भूमि, इसमें 2 फसलों के बाद किन्हीं कारणों से 1 वर्ष के लिए भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था, उसको बोलते थे परती भूमि। उसके बाद चाचर, इसमें 3 या 4 वर्षों में खेती होती थी, इसलिए इसे चाचर। और बंजर, इसमें 5 वर्षों तक खेती नहीं होती थी, यानी कि एक बंजर भूमि थी, तो उसको बोलते थे बंजर। इस प्रकार 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था भूमि को। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 17 और 18 है मुगल काल में किसानों द्वारा प्रयोग की गई 2 सिंचाई तकनीक। तो पहला, सिंचाई के लिए पर्सियन व्हील का प्रयोग होता था और दूसरा कुएं से जल निकालने के लिए लीवर का प्रयोग होता था। ठीक है, तो ये दोनों हो गए, इनका स्क्रीनशॉट और इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19। मुगल काल में प्रश्न क्रमांक 19 है यहाँ पर ग्राम पंचायतें किस प्रकार ग्रामीण परिवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी? साथ में मुगल काल में लगान वसूली के कौन कौन से तरीके प्रचलन थे? तो 19 और 20 को एक साथ देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 19 का, गांव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे, यह एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। पंचायत का फैसला गाँव में सबको मानना पड़ता था। तो इस तरीके से पंचायत गाँव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। तो इसके आंसर का स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आंसर था भू राजस्व संग्रह के लिए सरकारी अधिकारियों को दस्तूर अमल निर्देश दिया जाता था। भू राजस्व वसूली करने वाले अधिकारियों में सरकार के स्तर पर अमाल गुजार और परगने के स्तर पर आमिल होता था। ठीक है, तो ये हो गया भू राजस्व का। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका को 2 वाक्यों में लिखिए। तो देखते हैं इसके आंसर को भी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अहम थी और मर्द के कंधे से कंधे मिलाकर खेतों में काम करते थे। महिलाएं बुवाई, निराई व कटाई के साथ साथ फसल का दाना निकालने का काम करती थी। कृषि उत्पादन का मुख्य कार्य महिलाओं के श्रम पर ही निर्भर करता था। तो ये रहा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।